हेलो बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम बात करने वाले हैं कार्य और शक्ति के बारे में, जो जिसका चैप्टर का नाम था कार्य ऊर्जा शक्ति। उसमें से ऊर्जा जो है वो हटा दिया गया है। वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी को हटा दिया गया है। तो हम ऊर्जा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसमें केवल कार्य और शक्ति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हमने कार्य वर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की और अलग अलग सूत्र देखे। आज हम बात करेंगे कार्य के मात्रक के बारे में, यूनिट ऑफ वर्क। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कार्य का मात्रक। यूनिट ऑफ वर्क। ये यूनिट ऑफ वर्क जो है इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए एक आपने कार्य का सूत्र देखा था पिछली कक्षा में, और सूत्र क्या था? W बराबर F इंटू S, यही फॉर्मूला था, और इंटू कोस थीटा। तो ये कोस थीटा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम इस कोस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है। यह है फोर्स। F का मतलब होता है बल, फोर्स, और S का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो बल है इसका मात्रक होता है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो हमने इन दोनों को सम्मिलित रूप में देखा, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और यही न्यूटन इंटू मीटर है, इसी को हम जूल कहते हैं। जूल, जैसे न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर है, इसी को हम जूल कहते हैं। जूल। तो ये हो गया बेटा न्यूटन इंटू मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वैसे तो देखा जाए तो जूल नाम करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्य W के बारे में एक जानकारी दी, और ये भी बताया कि यह किया गया कार्य किसके समतुल्य होता है। तो हम विद्युत धारा वाला जो हमारा पाठ था विद्युत धारा वाला जो पाठ था वो तो हटा दिया गया है, नहीं तो उसमें हम पढ़ते जूल के तापन का नियम, थर्मल लॉ ऑफ जूल्स या जूल्स हीटिंग लॉ। उसमें हम जूल के नियम को देखते, बट हमें इस सिलेबस में जूल के नियम की चर्चा नहीं करनी है। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि कार्य का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है, और एक जूल किसके बराबर होगा? एक न्यूटन इंटू एक मीटर के बराबर होगा। ये है जूल का मात्रक। यदि मैं ये बात करूं, ये मात्रक जो है ये आपका SI मात्रक है। कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। एक CGS मात्रक भी होता है। CGS मात्रक क्या होता है? CGS मात्रक में ये न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक था, इंटू विस्थापन का मीटर SI मात्रक था। लेकिन अब बल का, फोर्स का CGS मात्रक, CGS यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की CGS यूनिट हम यहाँ रखेंगे, तो वैल्यू बन जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसको आप सेमी बोलते हो। डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या किया? बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन था, इसको मैंने CGS मात्रक के रूप में लिखा डाइन।
विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी, इसको मैंने सीजीएस यूनिट में लिखा सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होती है? ये अर्ग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? अर्ग के बराबर। इसको बोलते हैं ERGS, अर्ग। तो अगर आपको पूछे कि कार्यों का SI मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, देन उत्तर आप क्या देंगे? जूल। लेकिन यदि ये पूछे कार्यों का CGS मात्रक क्या होता है, व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो आंसर देंगे आप अर्ग। एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? क्या क्वेश्चन है बेटा? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? यही हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ लिखते हैं, चलो तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 जूल बराबर इंग्लिश मीडियम JOULE, जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब बेटा जो न्यूटन होता है, इस न्यूटन का सही रूप देखें तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस न्यूटन का अगर विस्तारित रूप में देखूं तो ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म कैसा होगा? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। और गुणा में कौन है बेटा? यहाँ पर है मीटर। अब क्या करूंगा मैं? ये तो SI मात्रक है, इनको CGS में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्ग लाना है। अर्ग लाने के लिए CGS में बदलेंगे और CGS में केजी को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो केजी को ग्राम में बदलूं तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो केजी की जगह मैंने लिख दिया, ओके, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। 1 केजी को मैंने ग्राम में बदला तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम लिख दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं, 100 इंटू 100। 2 बार 100 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि 2 बार मीटर है और दोनों को मुझे बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया सेंटीमीटर और अपॉन में एक और हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जीरो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जीरो हैं। इसको क्या मैं 10 की घात 7 लिख सकता हूं? 10 की घात 7 लिख दिया। ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर का ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि मीटर मीटर था। तो यहाँ पर साथ में क्या लिख दिया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है ना, ये प्योर CGS है, इसी को हम अर्ग कहते हैं। तो ये है बेटा अर्ग और ये है जूल। तो बताओ 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 10 की घात 7 अर्ग। 10 की घात 7 अर्ग। तो यहाँ पर ये जो जी ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये जो मान आया ये अर्ग के बराबर है। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये है आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं जो कार्य से संबंधित हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके बच्चों, अब मैं इसको साफ करता हूं। मेरे आज माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं,
थोड़ी सी बस ये हिल रहा है, इसलिए यही आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हुई है। डोंट माइंड। ओके, अब हम उदाहरण देखने वाले हैं, तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे एक उदाहरण जो है, वैसे ये उदाहरण मैं आपको, ये जो उदाहरण है वो मैं आपको PDF में भेज दूंगा। मैं यहाँ पर उदाहरण पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, फिर मैं उसको समझाऊंगा। यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। If during a journey you lift a bag of 12 kg from the earth surface on your back, uprising it at a height of 1.5 meter, then calculate the amount of work done on the bag। मतलब बेटा समझना, कहीं आप जा रहे थे तब आपने क्या किया, 12 केजी का एक बक्सा है उसको उठाया और अपने पीठ पर रखा, तो आपने कितना काम किया। हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो आपने वर्क कितना किया वो आपको बताना है। तो चित्र बना देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। मैं वापस क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूँ कि ये तो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आप एक बॉक्स को लेके जाते हैं, जिसका द्रव्यमान दे रखा है आपको 12 केजी। m का मान कितना दिया है बेटा, 12 केजी, और ये दी है आपको हाइट, ऊंचाई। तो आपको पूछा है W कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व, चलो उत्तर करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ, गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है द्रव्यमान, बक्से का द्रव्यमान, मास ऑफ अ बॉक्स। तो क्या दिया हुआ है, मास स्मॉल m बराबर 12 केजी, और एक दी हुई है ऊंचाई, हाइट। h का मान कितना दिया हुआ है आपको, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर। और आपको पूछा क्या है, कार्य, जो बक्से पर किया गया कार्य, वर्क पूछा है, W का मान पूछा है। मैं जानता हूं W का फॉर्मूला, कार्य का सूत्र मैं जानता हूं। हम जानते हैं we know that कार्य W वर्क बराबर, अब बेटा कार्य के तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे F(s) cos थीटा, एक था mgh, एक था शक्ति इंटू समय। तो हम इतने सारे फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप जानते हो कि यहाँ द्रव्यमान दे रखा है m और हाइट ऊंचाई h दे रखी है, तो W बराबर सूत्र कौन सा लगेगा, mgh। तो यहाँ देखो ये m तो होता है द्रव्यमान, यहाँ पर g होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जिसको हम लगभग 10 बोल सकते हैं, और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो ये मान मैं यहाँ रखता हूँ। तो m का मान दिया है आपको 12 इंटू जी, वापस बोल रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके 9वीं कक्षा में आया था, जिसका मान तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम उसको लगभग 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं पृथ्वी के लिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए जी कितना होगा 10 इंटू एच का मान 1.5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटा 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 15 से गुणा किया तो वैल्यू आ जाएगी 180 और जूल को मैं जे भी लिख सकता हूँ। तो देखो बच्चों ये सूत्र आ गया आपके पास में। तो देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने एक W बराबर mgh का उपयोग करके निम्न क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हम एक और एग्जांपल करेंगे जो कार्य से ही संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल भी मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। एक बार हिंदी में पढ़ूंगा और एक बार इंग्लिश में। एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर रस्सी से बंधी एक बॉक्स को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? A man is pulling out a body tied by a rope by applying a force of 5 Newton in such a way that the rope is making an angle of 30 degree with horizontal, ये होती है horizontal. How much work has in displacing the body by 20 meter? अब ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स को एक रस्सी से बांधा हुआ है और एक आदमी जो है, ये आदमी है, इस बॉक्स को खींच रहा है, ऐसे आपस में ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे, और इस प्रकार खींच रहा है कि वह क्षैतिज के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। और ये बल कितना लगा रहा है? यहाँ पर बल लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब ये बॉक्स इधर 20 मीटर, मतलब विस्थापन जो दिया है डिस्प्लेसमेंट वो 20 मीटर, तो 20 मीटर बॉक्स उधर खिसकेगा, तो इस दौरान इस आदमी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? What is the amount of work is done by this man? क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक आदमी एक बॉक्स को रस्सी की सहायता से खींच रहा है, जो रस्सी इस हॉरिजॉन्टल के साथ क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। आदमी ताकत भी तो लगाएगा, तो बल लगा रहा है, फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो आदमी, वो है 5 न्यूटन का, जिसके कारण ये बक्सा 20 मीटर उधर खिसक जाएगा। तो ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। तो हमें बताना है इस आदमी के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, कितना कार्य करेगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस में गिवन डाटा दिया हुआ क्या क्या है उसको लिखते हैं। आइए हम देखें दिया हुआ क्या क्या है। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है? एक तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल, फोर्स इज अप्लाइड बाय द मैन, तो बल दे रखा है। F का मान कितना दिया? 5
5 न्यूटन और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दिया S दिया है 20 मीटर और यहाँ क्षैतिज के साथ में कोण बना रहा है तो एंगल दे दिया। क्षैतिज के साथ बना कोण एंगल इज मेड विद हॉरिजॉन्टल। थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया और पूछा क्या है, इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय मैन। W हमें फाइंड करना है। अब W फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए। चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो हम जानते हैं we know that कार्य का सूत्र होता है, हम जानते हैं कार्य के तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं। कार्य के तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सूत्र लगेगा Fs cos थीटा। ऐसे अगले वाले क्वेश्चन में हमने कार्य वर्ग के लिए फॉर्मूला लगाया था mgh। क्यों? क्योंकि उस केस में द्रव्यमान m दे रखा था, मास जो है और ऊंचाई हाइट h दे रखी थी। इस केस में हमें बल फोर्स दे रखा है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। इस वजह से कार्य वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे Fs cos थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो बेटा, Fs cos थीटा। F, इस F को देखो, ये F तो है आपका 5 न्यूटन, तो 5 इंटू S कितना है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है 20 इंटू cos और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आप गणित में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, तो उसमें एक टेबल बनाते हो, तो उससे अपन पता चलाएंगे कि cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ये मान रख दो बेटा, 5 इंटू 20 इंटू √3/2। इस 2 का भाग इसमें देंगे 10 बार, 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 और साथ में √3 और ये है जूल। जूल को J से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल में भी कार्य वर्ग जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शक्ति, पावर। साफ कर दो बच्चों इसको, ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम क्या था, कार्य और शक्ति। तो कार्य के बारे में हमने कल की कक्षा में सूत्र और परिभाषा देखी और आज की कक्षा में वर्क कार्य से रिलेटेड हमने इसकी मात्रक यूनिट और कुछ एग्जाम्पल किए। अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है शक्ति, पावर। तो क्या होती है पावर, शक्ति, आइए चर्चा करते हैं। शक्ति, पावर, इसकी परिभाषा होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने कोई भी वर्क करते हैं ना हम, द रेट ऑफ वर्क डन इज नॉन एज
पावर। तो इसकी डेफिनेशन बन गई बेटा, क्या बनी? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये हर परिभाषा में नहीं लिखता हूं, इस परिभाषा को लिखाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, इसलिए मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। द रेट ऑफ doing work is known as पावर। देखो बेटा, ये डेफिनेशन लिखाई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था उसको सुनो आप। यहाँ पर एक वर्ड यूज आया है, रेट, दर। अब कोई हमारी भौतिक विज्ञान की बात करें, उसमें यदि किसी डेफिनेशन परिभाषा के साथ में दर या रेट आता है, इसका मतलब उसमें हम समय का भाग देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, शक्ति जो है, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर शक्ति का सूत्र क्या आएगा? कार्य बट्टा समय। फॉर्मूला आ गया, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, P बराबर W अपॉन T। ये सूत्र आ गया। तो बट्टे में अपॉन में कौन है? समय, टाइम है ना। तो ये बट्टे में टाइम जो है वो परिभाषा में कौन बता रहा है? ये दर बता रही है, ये रेट बता रही है। इसलिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर कार्य करने की दर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कार्य बट्टा समय, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमने देखा शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। अब हम कार्य के बारे में तो जानते हैं, कार्य का मतलब क्या होता है? हमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल किया, Fs cos थीटा। तो ये वैल्यू इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर W की जगह Fs cos थीटा और अपॉन में टाइम। बट्टे में टाइम था तो मैंने s के नीचे टाइम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में आपने एक फॉर्मूला देखा था वेग, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v बराबर s अपॉन t। मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला था v बराबर s अपॉन t। तो यहाँ ये वेलोसिटी वेग का सूत्र था बेटा। तो यहाँ s अपॉन t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ p बराबर f, s अपॉन t को मैंने क्या लिखा? s अपॉन t को मैंने क्या लिखा बेटा? v लिखा, ये v cos थीटा। अब fv cos थीटा है। आज थोड़ा माइक परेशान कर रहा है। fv cos थीटा है, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो इसको p बराबर f सदिश डॉट v सदिश v बोलूंगा। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या आया? कि किसी वस्तु के द्वारा इतना वेग चलती है और इतना फोर्स लगाती है, तो यहाँ पावर ये होगा। ये डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणा। इस अदिश गुणा को जब मैं खोलता हूँ तब कोस थीटा आता है। तो कोस थीटा को मैं जब हटाऊंगा तो ये अदिश गुणा बिंदु गुणनफल नहीं आएगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे पिछले से पिछले वाला वीडियो देखो कार्य का, उसमें भी हमने W बराबर फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, W बराबर F सदिश डॉट S सदिश। तो ये डॉट प्रोडक्ट हटाया था तब कोस थीटा आया। यदि कोस थीटा हटाऊं तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये P बराबर F सदिश
v सदिश। अब कहेंगे सर p के ऊपर में तीर का निशान क्यों नहीं लगाया? तो मैं बता देता हूँ, ये जो शक्ति है यह अदिश राशि होती है। तो क्या बात पता चली? शक्ति जो है अदिश राशि होती है। इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया, जबकि बल और वेग सदिश राशि होती है। तो ये बच्चों मैंने पढ़ाया आज शक्ति के बारे में। समय हो गया है, अगली कक्षा में हम शक्ति के मात्रक यूनिट ऑफ पावर देखेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ नए एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। आराम से बैठकर घर पे पढ़ाई करना और अपना भी ध्यान रखना। चलता हूँ।